जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो कंटिन्यूसली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए। मैथ्स का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। ईवीएस के भी हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर 2 के लिए एसएसटी के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं। तो अगर आप मैथ्स या ईवीएस इनके प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो आप 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके सभी प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ईवीएस के नोट्स, एसएसटी के नोट्स पेपर सेकंड के लिए और साइंस के नोट्स पेपर सेकंड के लिए भी इस नंबर पर मैसेज करने के बाद मिल जाएंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो को हर एक फ्रेंड के साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन 1 के साथ हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा यहाँ गिवन है और आज जो मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, ये 30 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कभी ना कभी आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी टाइप का पेपर आपको 7 जुलाई 2024 को देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। डिजिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का तरीका यही रहने वाला है। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हो जाएगा, ये हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि संख्या 543213 54,32,413 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। ये जो संख्या में गिवन है, ये जो संख्या गिवन है 54,32,413, इसमें 4 के जितने भी स्थानीय मान हैं उनका योगफल क्या होगा, यानी कि सम पूछा गया है। तो देखिए 4 अगर हम देखें तो यहाँ 2 बार हमें गिवन है, एक हमें 4 ये गिवन है। तो 4 इंटू जब हम इसका स्थानीय मान निकालूंगा तो 4 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। या ये कह सकते हैं हमने 1 लगा लिया, 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 0 हमने यहाँ लगा लिए। अब इन दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 400। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ भी एक 4 गिवन है हमें, तो ये 4 ले लिया मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 5 0 लगा ली 1 2 3 4 5, तो 4 पर आ जाएंगे आपके 4 0 1 2 3 4 5, तो ये बन गया आपका 4 लाख। क्या बन गया, 4 लाख। अब आपको क्या कर देना है, दोनों को प्लस कर देना है। तो 4,04,00,000 4,04,00,000 हो जाएगा। ये जब हम प्लस करेंगे इसको तो देखिए 0,04,004, तो आपको मिला 4,04,00,000। तो 4,04,00,000 हमारा जो ऑप्शन नंबर है, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा हो जाएगा। स्थानीय मान का क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है, यानी कि प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू होती है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। एक कभी कभी इसमें फेस वैल्यू भी दे देता है, क्वेश्चन घुमाकर दे देता है। योगफल पूछ सकता था, मल्टीप्लाई पूछ सकता था, इनका सब्ट्रैक्शन पूछ सकता था, यानी अंतर पूछ लेता। या इसमें कभी कभी क्या है, फेस वैल्यू भी दे देता है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू याद रखिएगा, फेस वैल्यू क्या होती है, किसी अंक की फेस वैल्यू पूछी जाए, इनमें से किसी अंक की भी फेस वैल्यू पूछी जाए तो फेस वैल्यू वही होती है जो वो अंक होता है। जैसे कि इसमें हम बात करें 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 3 की 3 होगी, 2 की 2 होगी, इसमें 4 होगी, यहाँ 1 होगी, ये 3 होगी। यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मैं समझता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। प्लेस वैल्यू के लिए क्या करना है, जो नंबर है वो लगा लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 1 लिख लीजिए। इसके बाद उसके बाद जितने जीरो हो उतने जीरो लगाकर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक नंबर आपका सीटेट में यहां से पक्का आज हो जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन 100% सीटेट में पूछा ही जाएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस। इसमें से कौन सा थर्ड प्लेस पर होगा, व्हेन द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नंबर हमें गिवन है 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हमें गिवन है। इनमें से जब हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर पर तो थर्ड प्लेस पर हमारा कौन सा नंबर आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है,
डेसिमल के बाद जितने भी अंक हों उन सभी अंकों को बराबर कर लीजिए। यहां पर देखिए इसमें 2 अंक हैं, यहां भी 2 हैं, यहां 3 है, यहां 3 है और यहां 2 है। इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये 0.88 है, तो हमें ये तो पता है सबसे पहले 0.88 ही आएगा। बाकी के 2 नंबर और देख लेते हैं, तीसरे नंबर वाला हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखिए जब हम इन चारों डिजिट की बात करेंगे तो यहां पर 3 डिजिट है दशमलव के बाद, यहां भी 3 और मैं एक यहां लगा लूंगा और एक डिजिट में यहां लगा लूंगा। तो आपने देखा यहाँ 8 दशमलव है, 8 दशमलव है, 8 दशमलव और 8 दशमलव। अब ये देखना है आपको, ये देखिए 080 है, 080 और ये है 800 यानी 800 है, और ये 808 है, ये 800 हो गया, ये 808 हो गया, ये आपका 80 हुआ और ये आपका 0.8 हुआ। तो आप लोग इसमें देख सकते हो इन चारों नंबर में हम बात करें तो ये नंबर दूसरे स्थान पर आएगा हमारा 8.008, ये आ जाएगा 8.008। इसके बाद नंबर आएगा हमारा ये वाला कि 8.080। यहां पर 0 था नहीं तो मैं इस नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूं। तो थर्ड हमसे नंबर पूछा गया था, तो थर्ड नंबर हो गया हमारा 8.08। 8.08 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो उन सबको इक्वल कर लीजिएगा आप लोग। हाईएस्ट जो हो उतने ही पीछे 0 लगा लीजिएगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। असेंडिंग पूछे, डिसेंडिंग पूछे, सम पूछे, कुछ भी पूछ ले गलत आपका नहीं होगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। यानी कि एक बाल्टी है उसमें दूध भरा हुआ है और बाल्टी में दूध जो है वो 16 लीटर है। 16 लीटर उसमें क्या है, दूध भरा हुआ है बाल्टी में। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों से भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? यानी ये जो बाल्टी में 16 लीटर दूध है इसको छोटे छोटे बर्तनों में हम लोग फिल करते हैं और इस दूध को हम लोग एक मग से फिल करते हैं और मग 40 बार में इस पूरे दूध को बर्तनों में फिल कर देता है। तो एक चीज समझिए, जो आंसर है वो ml में गिवन है, आंसर हमें ml में गिवन है, तो लीटर को हम लोग मिलीलीटर यानी कि ml में कन्वर्ट कर लेंगे। आप जानते हो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होते हैं, 1 लीटर इक्वल 1000 ml यहाँ पर हमारे होते हैं। तो यो जो हमें गिवन है बाल्टी में दूध जो है वो 16 लीटर है, तो 16 लीटर को जब मैंने ml में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला, 16,000 ml मिला। 16,000 ml हमें यहाँ पर मिल चुका है ml। अब इस 60,000 ml मिल्क को हम 40 टाइम्स यानी 40 बार में बर्तनों में ट्रांसफर कर पाते हैं। तो 40 से हम इसमें कर देंगे डिवाइड, और 40 का जब हम डिवाइड देंगे आपका 16,000 में तो 0 से 0 जाएगा, 4 से 16 4 टाइम जाएगा और ये 2 0 यानी कि 400 ml। यानी कि जो मग आपका गिवन है जो दूध निकालता है बाल्टी से, तो उस मग की कैपेसिटी क्या है, 400 ml। तो 400 ml इट मींस ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सीटेट में अभी क्या चल रहा है कि ABCD सीरियल से ना आके, ABCD ऐसे ना आकर के A फिर C B और D इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपने जो आंसर फिल किया है, जो टिक लगा है वो आपका B है या C है, तो उस सीरियल को आपको भूलना नहीं है, वरना एक नंबर आपका छोटी सी गलती की वजह से चला जाएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, ए शॉपकीपर मिक्स्ड 5.1 kg ऑफ आलमंड्स, 900 ग्राम ऑफ रेसिन्स एंड 2.6 kg ऑफ कैश्यू नट्स एंड पैक्ड द मिक्सचर इक्वली इनटू 4 डजन पैकेट्स। व्हाट इज द वेट इन किलोग्राम, इन ग्राम पूछा है, इन ग्राम ऑफ ईच पैकेट। एक शॉपकीपर क्या करता है, 5.1 kg बादाम को, 1900 ग्राम किशमिश को, 2.6 kg काजू को मिला दिया। उसने क्या किया, तीनों ड्राई फ्रूट्स को मिला दिया और इस मिश्रण को उसने 4 दर्जन, 4 दर्जन का मतलब हो गया, आप जानते हो 1 दर्जन में आपके क्या होते हैं, 12
जो भी आइटम्स हो वो 12 होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे 48। तो यहाँ बन जाएंगे 48 पैकेट। आप कितने हो जाएंगे 48 पैकेट्स में भर दिया। तो एक पैकेट का वेट कितना है? अब देखिए आंसर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्यों ना हम लोग सभी जो भी हमें ड्राई फ्रूट्स हैं सभी का जो वेट जो है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक चीज यहां से समझिए, अब जानते हो कि 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इन यूनिट्स को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगर कोई भी यूनिट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में या मेरा जो नंबर गिवन है वहां मुझसे सभी यूनिट को आप लोग पूछ सकते हैं, वहां बता दिया जाएगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 5.1 किलोग्राम को जो बादाम है उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो 5.1 को जो हम कन्वर्ट किया हमने ग्राम में, तो ये बन जाएगा 1500 ग्राम, 5100 ग्राम हमारे पास बादाम है। ये आ गया बादाम का वेट। 1900 ग्राम क्या है, किशमिश गिवन है आपको, किशमिश गिवन है, किशमिश और काजू कितने हैं 2.6 ग्राम। 2.6 किलोग्राम का मतलब हो गया 2600, 2.6 किलोग्राम का मतलब आपका हो गया 2600 ग्राम। ठीक है ना, ये है आपके पास काजू। तो इस टोटल वेट को हम लोग कर लेते हैं कि वेट कितना है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 48 से, क्योंकि एक दर्जन में 12 पैकेट होंगे तो 4 डजन में 48 पैकेट्स आपके हो जाएंगे। तो इसको जब मैंने प्लस किया, यह 0 9 1 10 1 6 6 16 कैरी 1 6 और 1 7 7 2 9, तो 9600 आ गया। कितना आया 9600 ग्राम आपके पास टोटल ड्राई फ्रूट्स का वेट है, और इसको हम बढ़ते हैं 48 पैकेट्स में। तो 48 से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो 2 टाइम, तो यानी कि 200 ग्राम आ गया। तो एक पैकेट का वेट क्या आएगा 200 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट में या मेरे गिवन नंबर 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं नंबर दोबारा बता देता हूं, 9808347403 इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल प्लीज नहीं करना। मैसेज करके आप हर एक डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने के लिए अक्सर मिल जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में अक्सर बनने लगा है। तो देखिए आपको गिवन है 2/5 प्लस 3/4, इसको सम करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी दे सकता है। अगर प्लस और माइनस हो तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको क्या कर लेना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए यहाँ आपको एलसीएम लेना है। 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20। अब क्या करना है, इस 5 का डिवाइड देना है 20 में, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 4 का डिवाइड देंगे 20 में 5 टाइम्स, और 5 3 15, तो ये मिल गया आपको 23/20। 23/20 ऑप्शन देखिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि नीचे 20 गिवन था, एक इसमें था एक इसमें था। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए था। आप लोग दो ऑप्शंस को पहले से ही बिना सॉल्व किए भी एलिमिनेट कर सकते थे। एलिमिनेट करके करेंगे, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम आपके हो जाएंगे। तो देखिए ये आपका गिवन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, बट जो आंसर हमें गिवन है ये दे रखा है मिक्स्ड में। तो जब मैं इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करूंगा तो देखिए 20 का डिवाइड दिया 23 में 1 टाइम जाएगा, 3 रिमाइंडर रहेगा तो वो ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा। तो ये बना 1 होल 3/20। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3 and 1/3 राइट एंगल्स इज, हमें 3 प्लस 1/3 ये राइट एंगल्स गिवन है, और इनमें मिलाकर डिग्री कितनी होगी हमें ये बताना है। आप जानते हो वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल ये आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है। वन राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो 3 + 1/3 में कितने डिग्री हो जाएंगे ये बताना है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे 90 डिग्री से। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वही मेथड मैंने अभी जो बताया कि क्या दे रखा है आपका यहाँ प्लस दे रखा है, इसके नीचे 1 लगा लिया, एलसीएम लिया 3 आया, 1 का डिवाइड दिया 3 में 3 टाइम्स गया, 3 3 9, प्लस 3 का डिवाइड दिया 3 में 1 टाइम,
1 1 जा 1, तो ये आ गया 10/3 मल्टीप्लाई बाई 90। देखिए मैं चाहता तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता था, आप लोग को थोड़ा सा ये बताना था, इसीलिए यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया। आप चाहो तो 3 3 जा 9, 110/3 डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते थे, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो देखिए इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 3 से रिड्यूस किया मैं 90 को 30 टाइम, और 30 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 300 बना, और 300 हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 300 हमारा इसका आंसर मिल चुका है हमें। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 हमें गिवन है, ए 120 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। 120 मीटर लंबा आपके पास तार है, उसको एक मोड़ दिया जाता है, एक उसको त्रिभुज यानी कि हम कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का रूप दिया जाता है, तो एक साइड कितनी होगी ये बताना है। मान लीजिए ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लीजिए गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप लोग याद रखेंगे, साइड के बेसिस पर मैं कई बार बता चुका हूं, साइड के बेसिस पर जो ट्राइंगल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है स्केलन ट्राइंगल, और स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, कोई भी साइड एक जैसी नहीं होती, सभी तीनों साइड्स की जो साइड गिवन होती है वो अलग अलग होती है। उसके बाद नंबर 2 होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें आपका क्या होता है, दो साइड सेम होंगी, अगर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है तो तीसरी 4 होगी या 3 होगी, यानी अलग उससे गिवन होगी। अगर हम वही बात करें टाइप नंबर 3 की, टाइप नंबर 3 होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो ट्राइंगल ले लिया हमने एबीसी, एक ट्राइंगल हमने एबीसी ले लिया, और हमें जो वायर की लेंथ गिवन है ये 120 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप जानते हो कि 120 सेंटीमीटर गिवन है, ये टोटल जब बाउंड्री को कवर करेगा तो पेरीमीटर बनाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए सभी साइड इक्वल हैं, सभी साइड इसकी इक्वल हैं, तो मान लीजिए इस साइड को मैंने एक्स मान लिया, इस साइड को भी एक्स मान लिया, और इस साइड को भी एक्स मान लिया। अगर कोई फॉर्मूला हमें लर्न नहीं है किसी का पेरीमीटर निकालने के लिए, तो मैं कई बार बता चुका हूं, आप लोग क्या कीजिए, सभी साइड्स को प्लस कर दीजिए, उसका पेरीमीटर हमें मिल जाएगा। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, हम x करेंगे प्लस x करेंगे प्लस x करेंगे, 3 बार x को प्लस किया, इक्वल हो जाएगा 120 के। इक्वल किसके हो गया, ये 120 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए x, एक x और एक और x, तो 3x हो गए हमारे, 3x इक्वल 120, तो x की वैल्यू जो मिलेगी 120/3 यानी कि 40 डिग्री, सॉरी 40 सेंटीमीटर या मीटर जो भी गिवन हो, 40 सेंटीमीटर। तो इसलिए इस तरीके से हमारा आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। और जबकि ये दे रखा है सी वाले प्लेस पर, तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, आइडेंटिफाई द मिसिंग एंट्री इन द फॉलोइंग पैटर्न। ये पैटर्न हमें गिवन है, यहाँ कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन 100% एक देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करना है कि इसमें जो पैटर्न है वो क्या गिवन है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, ये 4 है, फिर आपका 12, 48, 240 और नेक्स्ट नंबर हमसे पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये 2 × 2 मैं इसको कर सकता हूं। अब यहां 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकता हूं। अब यहां देखिए 12 है तो 12 × 4 कर सकता हूं। तो हमारी समझ में यहां पैटर्न क्या आया कि जो भी गिवन नंबर है उस नंबर में एक बढ़ा करके, यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, और इस बार क्या कर दिया, यहां पर 48 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पैटर्न हमने यहां पर पकड़ लिया। तो अब हमें जो नंबर गिवन है, ये नंबर हमें गिवन है 240, और इस 240 में मैं मल्टीप्लाई अब करूंगा तो किस नंबर से करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 6 से। 6 से मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 6 और 240 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 0 में क्या 0, 6 4 जा 24, 2 कैरी मिला, 6 2 या 12 एंड 2 14, यानी 1440 हमें करेक्ट आंसर यहां से मिल गया। तो 1440 यानी ऑप्शन नंबर सी यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, बोडोमस से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन गिवन है। बोडोमस से याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बोडोमस से सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। बोर्ड बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। इसके बाद ऑफ गिवन हो तो ऑफ सॉल्व करना है, डिवीजन करना है, देन डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के बाद आपको करना है मल्टीप्लीकेशन, इसके बाद करना है एडिशन, इसके बाद करना है एडिशन, और सबसे लास्ट में जो हमें करना है ये करना है सब्ट्रैक्शन। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो बोर्ड मास इस चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग कर देंगे। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें जो गिवन है, ये गिवन है हमें यहाँ पर 16.5 मल्टीप्लाई बाई 3, 16.5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 35 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 इंटू 13.5, ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो देखिए पूरा ही ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बट ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑफ, ऑफ है नहीं, इसके बाद डिवाइड, यानी डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 16.5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5 का डिवाइड दिया 35 में 7 टाइम्स, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 13.5। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारा डिवाइड हो चुका है, डिवाइड के बाद हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करना है 3 एंड 16.5 का, तो 3 5 15, कैरी 1 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई किया 6 से, 3 6 18, 1 कैरी वाला, 18 1 19, 1 कैरी, 3 1 3 1 4, डेसिमल 1 डिजिट बाद है तो 1 डिजिट बाद डेसिमल आ गया, माइनस 7 का 7 आ गया माइनस। अब इन दोनों का फिर करना है मैं मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 का 5 में किया, 3 5 15, कैरी 1 आ गया, और 3 का 13 में करते हैं 39 होता है, 140 हो गया, तो 40.5। अब क्या करना है हमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए ये प्लस का साइन है, ये दोनों माइनस के साइन है, ये प्लस बाकी के दोनों माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया 49.5 माइनस, ये माइनस माइनस दोनों को प्लस करेंगे, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 40 बड़ा है यहाँ पर, तो इन दोनों को प्लस किया तो वो आ गया 47.5। अब देखिए प्लस का 49.5 है और माइनस का 47.5 है, तो प्लस माइनस को जो हम सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.5 से 0.5 गया, 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 2 गया, और 4 से 4 गया 0, यानी 2 हमें आंसर मिला। तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमें 2 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं इसके हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन गिवन है हमें, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 20 डेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन। यहां आपको गिवन है कि 20 दिनों में जो मिनटों की संख्या है वो क्या है, निम्न में से किसके सेकंड की संख्या के बराबर है, और आवर में टाइम गिवन है। तो आप जानते हो यहां पर कैसे करेंगे हम, देखिए आप जानते हो एक दिन जो होता है वो 24 आवर्स के इक्वल होता है, 1 डे इक्वल 24 आवर, और 1 डे में अगर हम लोग मिनट्स की बात करें तो 24 आवर इंटू 60, ये आपकी मिनट निकल आएंगी। 1 डे में मिनट है 24 आवर, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 60, तो 20 डेज में मिनट कितनी होंगी। तो देखिए 20 डेज में मिनट कितनी होंगी, 20 करेंगे, एक दिन में 24 घंटे यानी 24 कर दिया। अब एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो यहाँ पर 60 कर लिया। इक्वल हमें क्या करना है, ये किसके इक्वल बोला गया है हमसे, ये कहा गया है कि जो आवर गिवन है, तो मान लीजिए एक्स आवर गिवन है, एक्स आवर गिवन है, उस आवर में सेकंड की संख्या के इक्वल है। तो आपको क्या बताना है, आवर जितने भी होंगे वो बताने, 5 6 8 10 जो भी निकल कर आए। तो देखिए हमने मान लिया कि एक्स आवर्स के इक्वल है। अब 1 आवर में आप जानते हो 60 मिनट्स होती हैं, तो एक्स आवर में कितनी मिनट्स हो जाएंगी, 60 मिनट्स हो गई, मल्टीप्लाई किया तो। अब इसमें सेकंड कितनी होती हैं, 60 होती हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होती हैं। ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन था, तो हमने अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है इजीली, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस 60 से 60 कट गया, इस 20 से ये 63 टाइम कट गया,
अब यहाँ बचा 24, इस 3 से मैंने इस 24 को 8 टाइम काट दिया, तो यहाँ बचा x और ये आ गया 8, तो यानी x इक्वल आ गया 8 के इक्वल। तो यानी कि 8 आवर्स हम कह सकते हैं। 8 घंटे में जो सेकंड की संख्या होगी वही संख्या 20 दिनों में मिनट की संख्या के बराबर हमारी हो जाएगी। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा 8 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ईवीएस के नोट्स लेना चाहते हैं, ईवीएस के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, एसएसटी के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, साइंस के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, ये सब कुछ आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। अब कुछ क्वेश्चन पेडागोजी से रहेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो पेडागोजी का हमारा पहला क्वेश्चन और वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में सही है। इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि कौन सा इसमें से सही है, आपको ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर इसकी बात करें हम लोग, तो यहाँ पर 11 जो गिवन है इसमें देखिए अंतर्दर्शी ज्ञान में तत्कालिकता और स्वसाक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं निभाते, ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। बिल्कुल निभाते, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव आंसर पूछा गया है, सही संबंध पूछा गया है। ऑप्शन बी, यह सदैव पुख्ता गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होता है। जरूरी नहीं है कि यह सदैव पुख्ता हो, ठीक है ना। अंतर्दर्शी ज्ञान की बात कर रहे हैं हम लोग। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक आनुभविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता। तो बिल्कुल ये यहाँ पर मुझे राइट ऑप्शन लगा। बाकी का देखते हैं, क्योंकि यह गणित प्रकृति में सटीक है। रॉन्ग ऑप्शन, सटीक ये नहीं होता, ये कैसा अनुमान एक तरीके से यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, और क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है कि गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में कौन सा असंगत कथन है। असंगत कथन मान लीजिए रॉन्ग पूछा गया है, रॉन्ग आंसर बताना है आपको। इसमें से जो रॉन्ग ऑप्शन होगा वही आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिए लक्ष्य औपचारिक है जबकि उद्देश्य कार्यात्मक एवं सूचनाप्रद तक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है, ये ऑप्शन भी राइट है हमारा। नेक्स्ट, लक्ष्य विस्तृत है जबकि उद्देश्य लक्ष्य का ही एक भाग है, ये ऑप्शन भी राइट है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग था, और ये ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्योंकि हमसे यहाँ पर रॉन्ग आंसर भी पूछा गया था, देखिए यहाँ पर असंगत कथन पूछा गया था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्रत की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए। सबसे अंतिम चरण निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। तो देखिए अपने आसपास के वृत्ताकार वस्तुओं की पहचान देना। बच्चे को क्या करेंगे हम लोग, अगर व्रत के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उसे बताएंगे कि व्रत यहाँ पर क्या क्या है। दूसरा, बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं दिखाना। तीसरा, श्यामपट पर व्रत का आरेखण। और चौथा, व्रत की परिभाषा। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे अंतिम चरण। तो मान लीजिए जब आप सर्कल चैप्टर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उसे सर्कल के बारे में आप लोग बताएंगे, सर्कल के बारे में बताएंगे आप लोग उसको, सर्कल के बारे में थोड़ा सा उसे पहचान देने की कोशिश करेंगे सर्कल किस टाइप का होता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, बच्चे को वृत्ताकार चीजें दिखा सकते हो, वहां पर जो भी सर्कल के आइटम बने हुए हैं आप उन्हें दिखा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ स्टूडियो में, यहाँ पर ऊपर जो लाइट लगी हुई है वो सर्कल की शेप में लगी हुई है, तो ये उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद बोर्ड पर हम उनको क्या कर सकते हैं, बोर्ड पर हम उनको सर्कल बनाकर दिखा सकते हैं। और जो अंतिम चरण रहेगा, सबसे लास्ट रहेगा, सबसे लास्ट में हम उनको क्या दे सकते हैं, उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, सर्कल की क्या परिभाषा दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर
राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 से पूछा गया है। देखिए, एनईपी हो या एनसीएफ 2005 हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, इनसे क्वेश्चन आपके लगभग क्वेश्चन की बात करूं मैं तो पूरे पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन आपके एनसीएफ और एनईपी से पूछे जाएंगे। सभी सब्जेक्ट को मिलाकर बता रहा हूं, चारों पांचों सब्जेक्ट की बात करें तो इन दोनों से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट में 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एनईपी ये यहाँ पर एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ है। गणितीय संप्रेषण को यहाँ पर बढ़ाने का अर्थ क्या है ये बताना है कि बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य बनाना, कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना। ऑप्शन डी, गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियां, कविताओं और नाट्यों को सम्मिलित करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, गणित चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना क्या है यहाँ पर एक इसका उद्देश्य है, एक संप्रेषण बढ़ाने का एक अर्थ है या उद्देश्य कह सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 पर, और क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है टीएलएम के बारे में बात की गई है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए 10 ग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के रूप में सबसे कम प्रभावकारी होगा। नेगेटिव आंसर पूछा गया है, याद रखिएगा, सबसे कम प्रभावकारी किसके लिए होगा, 10 ग्राम के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये देखिए यहाँ पर ये देखा दिक्स्थान और संबंधी विवेचन, संख्या बोध के लिए, दृश्यीकरण के लिए, शेप्स एंड स्पेस के लिए। तो ये सबसे कम प्रभावकारी जो होगा ये होगा आपका नंबर सेंस के लिए। किसके लिए? नंबर सेंस के लिए ये सबसे कम प्रभावकारी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है। सबसे कम यहाँ पर आपका पूछा गया है, तो सबसे कम किसकी है? वार्षिक परीक्षा, गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, गणित की संचयी प्रकृति या फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो गणित चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में सबसे कम किसकी संभावना है? तो सबसे कम में आ जाएगा हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा सबसे कम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें यहाँ से गिवन है, क्वेश्चन 17 हमें गिवन है यहाँ से कि आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन, इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं को अधिगम का आधार है? अधिगम का आधार क्या है? इसमें से लंबाई मापन, द्विविमीय आकृति के क्षेत्रफल का मापन, आयतन का मापन और आंकड़ों का प्रबंधन। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो वॉल्यूम यानी आयतन का मापन कहाँ मिल सकता है? ये वॉल्यूम हम लोग कहाँ फाइंड करते हैं? जो 3D शेप्स होती हैं, जहाँ 3D शेप्स होती हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, मैंने बताया था उस दिन, क्यूब हो गया, क्यूबोर्ड हो गया, यहाँ पर आपका कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, इन सब का हम लोग क्या निकालते हैं? वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें जो आकृतियां गिवन है, कौन सी आकृति? टाइलों का पैटर्न। ये कैसी आकृति है? टाइल्स जो होगी वो रेक्टेंगुलर शेप में होगी, रेक्टेंगुलर शेप में होगी तो कैसी शेप हो गई हमारी? ये 2D शेप के अंदर आएगा। किसके अंदर? 2D शेप के अंदर आएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल शेप्स यानी 2D शेप्स का। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 यहां से हमें गिवन है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य है? नहीं है, सॉरी, क्या पूछा गया? नहीं है। और जहां पर नहीं आ जाए उनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, उन क्वेश्चंस को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। नहीं आते ही खतरा बढ़ जाता है। तो एक एक ऑप्शन को, एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को वहां पर आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है।
क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, वांछित उद्देश्य नहीं है, तो टू प्रोवाइड फीडबैक टू द लर्नर्स, क्या स्टूडेंट्स को फीडबैक देना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, कंपेयर करना आ जाए, लर्न करना आ जाए, कंठस्थ करना आ जाए, तुलना करना आ जाए, ये सभी पॉइंट हमारे नेगेटिव पॉइंट के अंदर आते हैं। किसके अंतर्गत? नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर आते हैं। तो नेगेटिव ही पूछा गया था, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही कंठस्थ करना होता, परिभाषा याद करना होता, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ये हमारे नेगेटिव आंसर्स होते हैं, और नेगेटिव ही पूछा गया था, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पर बी पॉइंट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन हम लोग चलिए पढ़ने की जरूरत नहीं, कि प्रोत्साहित करना, सुधार करना, ठीक है ना, ये इस टाइप के और जितने भी ऑप्शन होंगे पॉजिटिव ऑप्शन होते हैं। अवसर प्रदान करना, बच्चे के जीवन से आधारित जोड़ना, जीवन बाहरी शिक्षा को, जो बच्चे की स्कूली शिक्षा है उसके बाहरी जीवन से जोड़ना, ये सभी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने 19 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमें यहाँ से गिवन है कि प्राथमिक कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तकों में इबारती सवाल यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर बात आपसे की गई है, को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है कि वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पर प्राथमिक कक्षा में शामिल क्यों किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन, प्रतीकात्मक समस्याओं की तुलना में इबारती सवालों को हल करना कठिन होता है। कठिन होता है, हम बच्चे को कठिन थोड़ी देंगे, कठिन है ये इसलिए बच्चे को दे रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। शाब्दिक समस्याएं गणितों के लिए उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों की बुनियादी रखती हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा को लेकर हम लोग प्राइमरी क्लासेस में नहीं चलेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी इबारती सवाल हैं उच्च बुद्धि लब्धांक स्तर वाले अधिगमकर्ताओं के लिए होते हैं, अतः इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ये रॉन्ग हो गया। ये जरूरी थोड़ी है कि जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उन्हें इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही सॉल्व कर सकता है, उन्हें वीक स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर पूछा गया हमारा NEP 2020 से। आपने देखा यहां पर एक सब्जेक्ट के अंदर ही 3 क्वेश्चन आपको NEP से देखने के लिए और NCF से देखने के लिए मिल चुके हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं NEP 2020 और NCF 2005 को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। यहां से आपके 15 से 20 क्वेश्चन 100% बनेंगे ही बनेंगे। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको NEP तो पूरी करा दूंगा, NEP पूरी करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक बने हैं वो पूरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा? तो पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ पर देखने हैं। क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास की बात की गई है, समग्र विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। तो समग्र विकास वाला जहां पॉइंट दिख जाए आपको, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये तो भाई हो गया हमारा राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी की बात करते हैं। बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना, फोकसिंग ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, ये ऑप्शन भी यहां पर हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक का उपयोग करना, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हो गया हमारा रॉन्ग। केवल हम लोग दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए करेंगे ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। याद रखिए, आलोचनात्मक वर्ड कहीं भी आ जाए ये नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो राइट बने ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, 3 ऑप्शन आपके राइट है, A, B, D। तो 3 ऑप्शन जिसके अंदर होंगे वो हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए बी हमारा राइट आंसर हो गया। अच्छा, अगर यहां पर नहीं आ जाता कि मार्गदर्शन नहीं करेगा, नहीं आते, इसका आंसर चेंज हो जाता और ऑप्शन नंबर सी, केवल सी ऑप्शन, ओनली सी ऑप्शन इसका राइट आंसर यहां पर बन जाता।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर जाने से पहले चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सभी नोट्स के लिए और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा पेडागोजी से गिवन है और इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा की गई संक्रियाओं में इस तरह की त्रुटियों को सुधारने 1/4 + 1/4 = 2/8 होते हैं के लिए सही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन, उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न को मूर्त प्रतिरूप यानी कि मॉडल दिखाना, उसे मॉडल दिखाना, भिन्न का मॉडल दिखाना, ये सही रहेगा। या विद्यार्थियों को यह बताना कि एलसीएम कैसे ज्ञात करें, ये बताना सही रहेगा। गिविंग सिमिलर प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस के लिए क्या देना, अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्या देना। या बाय गिविंग टेस्ट, तो इसका राइट आंसर आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। 30 क्वेश्चंस में सिर्फ एक का आंसर मैंने छोड़ा है, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमें गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द वेट ऑफ 100 ग्राम, 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। इनमें से कौन सा वेट ऐसा है जो 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम से मेजर नहीं किया जा सकता। तो पहले वेट की बात करें, 300 ग्राम वेट है, तो इसको मैं 100 + 200 ग्राम कर सकता हूं, यानी कि इसको कर सकते हैं। दूसरा 700, तो 700 को मैं 500 + 200 ग्राम कर सकता हूं, इसको भी कर सकते हैं। 400 को हम लोग 500 - 100 ग्राम कर सकते हैं, तो 400 मिल जाएगा, इसको भी कर सकते हैं। हम लोग 750 को नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास 50 ग्राम का नहीं है वेट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गिवन है वेन हिले से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये जो वेन हिले है, मैंने पिछली बार जब सीटेट हुआ था तब भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका जनवरी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट जनवरी मंथ में जो हुआ था उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं फिर बोल रहा हूँ वेन हिले से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा मैथ के अंदर, कुछ आए या ना आए, वेन हिले आपका 1 नंबर पक्का इससे क्वेश्चन आएगा। और वेन हिले को आज मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, यानी आज ही इस प्रैक्टिस सेट के अंदर एक मैथ में क्वेश्चन आपका पक्का यहाँ पर होने वाला है। हमें नहीं पढ़ना है इसका क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, आप जो मैं इसमें मेन चीज पढ़ाने जा रहा हूँ है ना, वो चीज आप लोग यहाँ देख लीजिएगा और फिर आपको इसका आंसर खुद देना है। मैं यहाँ आपको चीज बता रहा हूँ, वेन हिले ने क्या किया है, ज्यामितीय चिंतन के लिए कुछ लेवल दिए हैं। लेवल कुछ क्या, 5 लेवल दे रखे हैं, 5 लेवल दे रखे हैं, लेकिन इनके जो लेवल हैं वो लेवल स्टार्ट हो जाते हैं 0 से, 0 से इनके लेवल स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि वेन हिले का पहला लेवल कौन सा है, तो पहला लेवल जो शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा, याद रखिएगा 0 से शुरू होगा। तो इनका जो लेवल 0 है, लेवल 0 जो है इनका, ये विजुलाइजेशन है। ये क्या है, विजुलाइजेशन है। विजुलाइजेशन का मतलब हो गया कि इसमें बच्चा क्या कर पाता है, अगर बच्चा लेवल 0 पे है, स्तर 1 पे है, तो इसमें बच्चा चीजों को देखकर, उनकी आकृतियों को देखकर, उनके आकार का वर्गीकरण इसमें कर पाता है, आकार का वर्गीकरण कर पाता है कि ये ट्रायंगल है, ये आपका सर्कल है, इस तरीके से वो उनको बता पाता है। ऑप्शन, अगर इसके स्टेप लेवल 1 की बात करें, लेवल 1 और स्टेप 2 की बात करें, तो एनालिसिस यानी कि विश्लेषण यहाँ पर आ जाता है कि इसमें बच्चा वस्तुओं के आकृति के आधार पर उनके गुणों में अंतर कर पाता है, उनके गुणों में अंतर कर पाता है। जैसे उसे समोसा दे दिया तो वो बता देगा कि ट्रायंगल शेप का है, आपने उसको मान लीजिए बॉक्स दे दिया तो बता सकता है, ये बोर्ड उसको दिखा दिया तो बता सकता है ये आपका ये रेक्टेंगल शेप में है। यहाँ वो इतना अंतर करना सीख जाता है। अब यहाँ पर जो लेवल स्टेप 3 जो है, बट वो लेवल 2 है, ये है इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिकता है यहाँ पर। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें आकृति के बीच
संबंध बनाना शुरू कर देता है। जो आकृतियां गिवन होती हैं उनके बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। मान लीजिए रेक्टेंगल और स्क्वायर गिवन है तो बता देगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और आपका जो स्क्वायर है उसमें आपकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। वहीं इसके अगले स्टेप की बात करें, स्तर 4 रहेगा, लेवल 3 की बात करें, ये रहेगा फॉर्मल डिडक्शन। ये क्या रहेगा, फॉर्मल डिडक्शन रहेगा। इसमें बच्चा क्या है, आकृतियों का फॉर्मूला ढूंढने लग जाता है कि ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यहां अगर उसका फॉर्मूला स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड उसका पेरीमीटर निकलेगा, इसका एरिया साइड इंटू साइड यहां पर हो जाएगा। वहीं लेवल 4 की बात करें, दृढ़ता की बात करें, तो यहाँ जो ऑप्शन रहेगा, इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के आधार पर वस्तु बना लेता है, अथवा सुश्री एस्टा द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था तो विजुअलाइजेशन ही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो एक बात आप याद रखिएगा, इसमें जो 5 लेवल गिवन है, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लेवल फर्स्ट के पेपर में यानी पीआरटी के पेपर में, इन 3 से ही पूछा जाता है। आप इन 3 को अच्छे से कर जाइएगा, यानी कि इनफॉर्मल तक कर जाइएगा, आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। इतनी बड़ी हिंट में देकर जा रहा हूं। और मैं फिर कह के जा रहा हूं, एक नंबर 100% एक नंबर पूछा जाएगा। और मैं ऑप्शंस भी बता के जा रहा हूं कि आपका विजुअलाइजेशन और विश्लेषण में से 99% आपका ऑप्शन बन जाएगा। 1% हो सकता है कि इनफॉर्मल में से आपसे क्वेश्चन पूछे, बाकी के 2 लेवल से आपसे क्वेश्चन वो लेवल फर्स्ट के पेपर में आपसे नहीं पूछेगा। इतना मैं आपसे बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 जुलाई के एग्जाम के लिए 1 नंबर यहां से आएगा ही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे यहाँ पर गिवन है, यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, आप पूर्व की साइड की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में घूर्णन जो करते हैं वो 1/2 रोटेशन कर जाते हैं, तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये आपकी मान लीजिए 4 साइड्स हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया, यानी कि पूरब ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, और आपका ये दक्षिण हो गया। ये 4 साइड्स आपकी हो गई। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ये वो क्या है, वो पूरब की ओर देख रहा है, यानी कि उसका फेस जो है वो इस डायरेक्शन में है, फेस उसका डायरेक्शन में, और वो क्या करता है 1/2 रोटेशन करता है, यानी एक रोटेशन, एक घूर्णन पूरा करता है, इसके बाद फिर आधा रोटेशन करता है। तो अब वो किस साइड में देख रहा होगा, तो उसका फेस देखिए पूरब की ओर है। अब जब वो रोटेट करेगा तो देखिए फर्स्ट उसने रोटेशन किया तो उसका यहां पर एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। जब उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया तो उसका फेस देखें आप, तो ईस्ट की साइड में है। कहां पर है, पूरब की साइड में उसका क्या है, फेस है। अब पूरब की साइड में जब उसका फेस है, ईस्ट की साइड में जब फेस है, इसके बाद हाफ रोटेशन और वो करता है। तो जब वो हाफ रोटेशन स्टार्ट करेगा तो जब इसका फेस यहां पर है तो हाफ रोटेशन स्टार्ट करेगा तो वो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो अब उसका फेस किस साइड हो गया, अब उसका फेस वेस्ट साइड हो गया। कहां पर, वेस्ट हो गया, यानी कि पश्चिम की साइड में उसका फेस हो जाएगा। तो फेस यानी ऑप्शन नंबर डी पश्चिम यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 फिर देखिए एनईपी से पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार देश भर के विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। कैसी होंगी, एनईपी के अनुसार जो ओलंपियाड कराए जाएंगे उसके अनुसार क्या होगा, कैसी होंगी ये प्रतियोगिताएं, रिड्यूस्ड यानी कम कर दी जाएंगी, मजबूत कर दी जाएंगी, सरल कर दी जाएंगी, या हतोत्साहित करने वाली ये परीक्षाएं होंगी। तो ये परीक्षाएं मजबूत होंगी। ये क्या होंगी, ये परीक्षाएं मजबूत होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी जो कि गिवन है दूसरे नंबर पर, याद रखिएगा। देखिए 4 सर्कल आपको ऐसे फिल करने के लिए मिलेंगे। तो जब आपने देखा कि इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, तो आपने यहाँ टिक कर दिया, या आपने ऑप्शन अभी नहीं देखा, आपने सिर्फ ये देखा कि मजबूत जो है इसका राइट आंसर है, आपने टिक कर दिया। जबकि आपका ये बी प्लेस पर दूसरे नंबर पर गिवन है, बट आपको ऐसा नहीं करना। इसके लिए जब आप सर्कल फिल करोगे तो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, आप इसके लिए सी नंबर वाला सर्कल यानी कि तीसरे नंबर वाला सर्कल फिल करके आओगे, तब आपका राइट आंसर यहाँ पर ये माना जाएगा। क्वेश्चन अगले पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न तालिका एवं विक्रेता द्वारा
6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक कंप्यूटर विक्रेता है, उसने 6 दिनों में जो भी कंप्यूटर सेल किए वो यहाँ है। मंडे को 28, ट्यूसडे को 25, वेडनेसडे 37, थर्सडे 23, फ्राइडे 38 एंड सैटरडे 25। ये उसने कंप्यूटर सेल कर दी। अब क्वेश्चन क्या है कि सोमवार, बुधवार और शनिवार, तो यानी कि सोमवार को 28, सोमवार बुधवार को आपके 37, बुधवार और शनिवार को आपके 25, शनिवार को आपके 25, बुधवार, सोमवार, बुधवार और शनिवार 25, ये हैं, ये कर लिए हमने एक साइड को। अच्छा, विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या तथा मंगलवार, मंगलवार को सेल किए गए 25, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को सेल किए 23 और शुक्रवार, शुक्रवार को सेल किए 38। शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटर की संख्या में अंतर है। अब इन दोनों को प्लस करके इनका अंतर आपको पता करना है। तो देखिए अंतर को शॉर्ट कर लेते हैं, अंतर को शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग। ये यहां से चलिए, बाकी तो वैल्यू हमारी सभी ठीक है। ये 25 से 25 चला गया, 25 से 25 गया, इनको प्लस कर लेते हैं। 8 7 15 कैरी 1, ये 3 3 6, ये सेल किया 65 और ये आ जाएगा आपका 8 3 1 कैरी 1 4 2 6। यानी कि आप उसने सोमवार वाले दिन जो सेल किए थे वो 65 और ये जो डेज हैं इसमें किए 61। डिफरेंस निकालने के लिए बता रहा हूं, वैसे तो इसमें 25 दोनों में प्लस हो जाएगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आपका 4 है और यही डिफरेंस पूछा गया है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27 और 27 का क्वेश्चन गिवन है हमें। ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए, एक ट्रेन ए स्टेशन से स्टार्ट होती है 740 पर, 1740 याद रखिएगा। ट्रेन का एक क्वेश्चन 100% आएगा और ट्रेन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ट्रेन का टाइम जो होता है वो 24 तक चलता है। अगर टाइम 12 से ऊपर है यानी 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 तक है तो उसका एक्चुअल टाइम वो एएम होगा या पीएम होगा। इसके लिए सुन लीजिए, अगर 12 से ऊपर टाइम पहुंच गया है, 13 है या 14 है, तो वो टाइम आपका पीएम में जाएगा। नंबर 1 बात तो आपको ये याद रखनी है। और वो एएम पीएम में जाने के बाद कितने बजे होंगे, कितने पीएम हो रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन टाइम हो उस गिवन टाइम को आप 24 से माइनस कर दीजिएगा, आपका पीएम का टाइम निकल आएगा। तो यहां पर 1740 है, 1740 को जब मैं किससे काउंट करूंगा, जब मैं इसको 12 से काउंट करूंगा तो यहां पर आ जाएगा हमारा 12 में मैंने 70 ऐड किया 17, तो देखिए 5 आवर 40 मिनट, और 5 आवर 40 किसके हो रहे हैं, हमारे पीएम हो रहे हैं, शाम के 5:40 हमारे हो रहे हैं। स्टार्ट हुई ट्रेन और वो रीच करती है, पहुंच जाती है 22:15 पर, यानी कि हम कह सकते हैं 22 का मतलब 10:15 PM पर ये पहुंच जाती है। तो ट्रेन ने कितना टाइम लिया, ट्रेन ने कितना टाइम लिया आपको ये बताना है। तो इस टाइम में से आप घटा देंगे इसको, ये टाइम है आपका 10:15 और ये टाइम है आपका यहाँ पर 5:40, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना देख लीजिए। तो एक चीज आप समझिए, यहाँ पर टाइम को जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 15 मिनट है, 15 मिनट से 14 मिनट हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बोरो ले लेते हैं 1, तो 1 लेने के बाद सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर को बोरो लेंगे। ये 10 बजे है तो हमने 1 आवर बोरो लिया, तो यहाँ 9 बजे रह जाएगा। और 1 आवर बोरो का मतलब हमने 60 मिनट बोरो लिए, तो 15 मिनट ऑलरेडी थे, 60 मिनट और ले लिए, तो यहाँ पर हो गए 75। क्या हो गए, 75 मिनट। और 75 से हम 40 को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 35 मिनट आ गया। ये 9 था, 9 से 5 के 4, यानी 4 आवर 30 मिनट, 4 आवर 35 मिनट, यानी 4 आवर 35 मिनट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया, 4 आवर 35 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ए फ्रॉग जंप 3 स्टेप एंड ए रैबिट जंप 7 स्टेप एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम ए प्लेस ओ। एक प्लेस ओ है, यहां से फ्रॉग एंड रैबिट जंप करना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग जंप करता है 3 स्टेप और आपका
जो रैबिट है ये 7 स्टेप क्या करता है, जंप करता है। 7 स्टेप जंप करता है रैबिट, 3 स्टेप जंप करता है आपका फ्रॉग। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन, या एक आता है कि रोड पर 3 रेड लाइट हो, या स्कूल की घंटी हो कि इतने घंटे घंटे बाद बजती हैं तो एक साथ कब बजेंगी। इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन मिल दिख जाए, देखने के लिए मिल जाए, तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर एलसीएम फाइंड करोगे, एलसीएम गिवन नंबर्स का। तो यहाँ पर 3 और 7 गिवन है, तो 3 और 7 का जब हमने एलसीएम फाइंड किया, ये मिलेंगे 21वें स्टेप पर, 21वें स्टेप पर एक साथ आ जाएंगे। आप देखिए 3 के स्टेप में भी 21 आएगा, 7 के स्टेप में भी 21 आएगा। तो 21वीं छलांग के बाद ये क्या करेंगे, एक साथ आएंगे, 21वें स्टेप पर एक साथ आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहां से अगर 21 ऑप्शन होता तो 21 हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाता, बट आप लोग देख सकते हो 21 यहां पर राइट आंसर नहीं है। एग्जाम में थोड़ा सा हमें और फंसाना चाह रहा था। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में एलसीएम निकालने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर आपके एलसीएम से डिविजिबल है, और जो नंबर आपके एलसीएम से डिविजिबल होगा वही आपका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। तो इसमें से 21 से जो डिविजिबल है, ये ऑप्शन नंबर बी 378 आपका डिविजिबल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, 378 हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, एक पैटर्न हमें गिवन है कि 1, 8, 27, 64, 125 नेक्स्ट 2 स्टेप्स या नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे यहाँ पर क्या होंगे ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट गिवन है 1, तो 1 को मैं कहूँ 1 का क्यूब मैं करूंगा तो हमें 1 मिलेगा। यहाँ करते हैं 1 का क्यूब हम जब करेंगे तो आप जानते हो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 गिवन है, 2 का क्यूब करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करेंगे हमें 27 मिलेगा, 4 का क्यूब हमने किया हमें क्या मिला, 64 मिला, 5 का क्यूब किया हमने 125 मिला। तो अगले 2 स्टेप पूछ रहा है हमसे, तो 6 का क्यूब करेंगे हम लोग 216 मिलेगा, और 7 का क्यूब हम जब करेंगे, 7 का क्यूब जब हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग, 7 का क्यूब करने पर आपको क्या मिलता है, 343 मिलता है। तो 216 एंड 343 हमारे राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। यामिना थ्रू अ डाई, यामिना एक थ्रू जो डाइस होता है जिससे आप खेलते हो, उसे 10 बार फेंका उसने, एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट, और उसे जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट था उसका 5, 3, 6, 6, 1, 4, 5, 3, 3, 2। 10 टाइम्स उसे ये रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सी गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर आपका आया। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर मिला, तो देखिए काउंट करते हैं, 5 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 5 का नंबर 2 टाइम्स, ठीक है ना। 3 का नंबर जो है आपका 3 है आपका 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स है। 6 है आपका 2 टाइम्स, 6 है आपका 2 टाइम्स। 4 1 टाइम, 2 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर कि 3 का नंबर है, 3 टाइम्स आपको सबसे ज्यादा देखने को यहाँ पर मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो गया। तो इस तरीके से आपके इस वीडियो के क्वेश्चन 30 के 30 यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हो सकता है डायरेक्ट इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, डिजिट अलग हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आपको इसी टाइप का देखने के लिए यहाँ से मिलेंगे। तो आपको अगर ईवीएस और मैथ्स, ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर 2 के लिए एसएसटी के प्रैक्टिस सेट और नोट्स आपको एसएसटी और साइंस के नोट्स मिल जाएंगे आपको पेपर 2 के लिए, ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे आपको पेपर 1 के लिए। ये सब कुछ आप इस नंबर पर मैसेज करने के बाद ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा हर एक क्लासमेट्स तक, या हम कह सकते हैं जो भी आपके साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कर देना है। और एक प्यारा सा कमेंट भी आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। और कोई भी कहीं भी डाउट है, सीटेट का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, सीटेट के क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में भी डाउट है, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, तुरंत आपको सीटेट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन की एक एक चीज बारीकी से एक्सप्लेन की जाएगी, समझाया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो,
ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीटेट पास करने के लिए और सीटेट पास करने के बाद मास्टर बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ के साथ पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।